तो दोस्तों हम लोगों ने कोचिंग क्लास भी फाइनल कर लिया है, हम लोगों ने डमी करना है या नहीं करना है ये भी फाइनल कर लिया है, हम लोगों ने टाइम टेबल भी बना लिया है और जो भी रिकमेंडेड बुक्स है वो भी ले लिया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये आता है कि आखिर हमें आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करनी कैसे है। जब एक स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन करने बैठता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यहां मैं आपसे मेरे अनुभव के आधार पर यह बताना चाहता हूं कि तकरीबन 90% स्टूडेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो एक्चुअली प्रिपेयर कर ही नहीं रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली नेवर प्रिपेयर ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। वो सीरियस ही नहीं होते हैं, वो अपने टास्क, अपने टारगेट, अपनी मंजिल के लिए सीरियस ही नहीं होते हैं। देखिए हम लोग पढ़ते कैसे हैं। जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करने बैठता है तो अपना मोबाइल अपने पास में लेकर के बैठता है। पढ़ाई करते करते जब हम थक जाते हैं तब हम बीच में व्हाट्सएप, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह की वेबसाइट्स पर चले जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट या मनोरंजन करने के लिए। हम लोग ये चेक करते हैं कि नया मैसेज किसका आया, तो हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हमारा पैरेलली चल रहा होता है। दोस्तों हम पढ़ाई करते करते अचानक से हमारा पढ़ाई का जो किताबें हैं वो नीचे रख करके पहले ये देखते हैं कि नहीं हमारी मोबाइल की लाइट अचानक से कैसे जल गई, अचानक से मैसेज किसका आ गया। जिसका मैसेज आया उसे हाथों हाथ जवाब देना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों मोबाइल पास में रख के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको मोबाइल को अवॉइड करना पड़ेगा, मोबाइल को दूर रखना पड़ेगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल वेबसाइट्स हैं, थोड़ा सा संयम रखते हुए इन सबसे दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। आजकल की तारीख में हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट सेल्फी मोड में चला जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप और फेसबुक पे चला जाता है। तो सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सारी वेबसाइट्स और इन सारी चीजों से आपको अपना ध्यान बचाना पड़ेगा, आपको इन सारी चीजों से हटाना पड़ेगा। मोबाइल के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती, आपको मोबाइल और मोबाइल के इस तरह के यूजेस को अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों वो ये है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। जो सेकंड बहुत बड़ा फैक्टर है वो है आपका फ्रेंड सर्कल। आपके फ्रेंड सर्कल के आधार पर यह डिसाइड होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है जिसके फ्रेंड्स में सिर्फ मस्ती वाले लोग हैं, उसके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ना तो खुद पढ़ते हैं ना उसे पढ़ने देते हैं, तो उसे वो डिस्ट्रैक्शन ही करते रहेंगे, वो उसका टाइम वेस्ट ही करते रहेंगे। अगर ये पर्टिकुलर स्टूडेंट कुछ करने की भी कोशिश करता है तो इसका फ्रेंड का फोन आ जाएगा कि चलना यार क्रिकेट खेलने चलते हैं, चल बाहर चलते हैं, चल थोड़ा घूम के आते हैं। तो वो स्टूडेंट्स ना खुद पढ़ेंगे ना हमें पढ़ने देंगे। हमें इस तरह के फ्रेंड सर्किल से भी बचना है। सीधी सी बात है, अगर हमारे फ्रेंड सर्किल में, हमारे दोस्तों में सब पढ़ने वाले हैं, सब रैंकर या टॉपर हैं, तो हम जब भी उनसे कोई चर्चा करेंगे तो हम चर्चा भी पढ़ाई की ही करेंगे, उससे हमें कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। तो हमारी एबिलिटीज जो है वो इंप्रूव होगी, हमारी जो कमियां हैं वो हम उसे इंप्रूव कर पाएंगे। दूसरी एक चीज, अगर मेरे फ्रेंड्स इंटेलिजेंट हैं तो मैं मेरे डाउट्स भी उनसे पूछ सकता हूं, जिससे मुझे टीचर्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और मैं उसको आसानी से समझ पाऊंगा, हमें उनसे कुछ एकेडमिक हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों अगर मैं ये मानूं कि आपका फ्रेंड सर्किल भी ओके है, आप मोबाइल का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपका जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही हो, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। उसका जो सबसे बड़ा रीजन मुझे समझ में आता है वो है आपका स्टडी पैटर्न। आपका जो स्टडी पैटर्न है उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में ये नीट की फिजिक्स की बुक है, इसका एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताता हूं कि हम किस तरह से पढ़ते हैं और क्या हमें अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पर्टिकुलर पेज पर चला जाता हूं, एज्यूम करते हैं कि यहां से इस किताब की, इस चैप्टर की एक्सरसाइज चालू होती है और इस एक्सरसाइज में 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, तो हम जो है वो पीछे आंसर की पर हाथ रख देते हैं और क्वेश्चन जहां से स्टार्ट होता है वहां हाथ रख देते हैं। जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, मैंने देखा है दोस्तों, वो क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पीछे आंसर देखेंगे, अगर आंसर मैच कर गया वेल एंड गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, और अगर इसका आंसर मैच नहीं करता है तो तब तक लॉजिक लगाते रहते हैं जब तक कि पीछे वाला आंसर आ ना जाए। यानी हम लोग आंसर देखने के बाद उसे लाने में लग जाते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग में ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं।
कई बार जब फॉर एग्जांपल मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ए और मैंने पीछे देखा और इसका आंसर है बी, तो हम लोग अपने आप को फॉल्स सेटिस्फाई करवाना शुरू कर देते हैं, हम अपना मन बहलाना, खुद को उल्लू बनाना शुरू कर देते हैं और ऐसे बहाने इस तरह से खुद को बहलाते हैं कि हाँ ये शायद मैंने गलती की, इसका आंसर बी आ जाएगा। भले ही आपको वो सवाल समझ में ही ना आया, बट आप बी किसी भी तरह से लाने में लग जाते हैं और ये प्रोसेस 200% गलत है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन को आगे देखना, पीछे उसका आंसर देखना, इस तरह की स्टडी पैटर्न से आपको बाहर आना चाहिए। ये स्टडी पैटर्न प्रॉपर नहीं है। आप ऐसा समझिए, अल्टीमेटली हम नीट का पेपर देने वाले हैं और नीट का पेपर जब भी आपके पास में आएगा, उस पेपर के पीछे आंसर की छपी हुई नहीं होगी। आप अगर पीछे देखेंगे कि नहीं मैं पीछे मुड़ के आंसर चेक कर लेता हूं, तो उस पर आपको कोई आंसर की छपी हुई नहीं आएगी। पीछे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है। अगर पीछे कुछ है ही नहीं तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। आप ये सोचिए, आपके मन में बड़ी इच्छा होगी कि मैं पलट के देख लूंगी इसका आंसर क्या आता है, लेकिन आंसर की तो है ही नहीं ना। तो जब हमारे पास में आंसर की होगी ही नहीं, तो हमें आंसर देखने की हैबिट को अवॉइड करना है, चेंज करना है। एक क्वेश्चन किया, एक आंसर देखा, एक क्वेश्चन किया, एक आंसर देखा, दिस इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस। इसको अवॉइड करिए। इससे भी बेटर तरीके हो सकते हैं। क्या है वो तरीके, उस पर भी मैं आता हूं, बट उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखिए दोस्तों, पढ़ाई के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं। आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, आप कुछ चीजों को, कुछ टिप्स को फॉलो करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके पास में एक परफेक्ट और एक सेपरेट स्टडी रूम होना चाहिए। आपके पास एक ऐसा स्टडी रूम होना चाहिए जो सिर्फ आपकी स्टडी के लिए हो। ऐसा नहीं कि वहां पर बच्चे भी हैं, ड्राइंग रूम भी है, टीवी भी है, कोई गुजर रहा है, कोई आ रहा है, बाहर की तरफ खिड़की खोली हुई है, गाड़ियां निकल रही है, चाय चाय ची पी पी पॉ पॉ, ये सब चल रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। स्टडी रूम सेपरेटली आपकी स्टडी पर्पस के लिए ही होना चाहिए। दूसरा, आप जिस स्टडी रूम में स्टडी करते हैं उसमें प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। आप जितना डिस्टरबेंस अवॉइड कर सकें, जितना कम डिस्टरबेंस हो उतना ज्यादा अच्छा। जितना एक्सटर्नल साउंड या साउंड लेवल्स जितने कम हो उतना ज्यादा बढ़िया, ताकि आप अपनी स्टडीज पर ज्यादा परफॉर्म कर पाएं, फोकस कर पाएं, कंसंट्रेट कर पाएं। नेक्स्ट टिप यह है दोस्तों कि आप जिस भी टेबल पर पढ़ते हैं, आप जिस रूम में पढ़ते हैं उसमें एक टेबल होनी चाहिए। उस टेबल पर आपके पास एक टेबल वॉच होना कंपलसरी है, ताकि आप टाइम को नोट कर सकें कि इस क्वेश्चन में कितना समय लगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, डेली टाइम टेबल कितना मैनेज हो रहा है, एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं। इन सबको देखने के लिए एक टेबल वॉच आपके पास में होनी चाहिए। अगला जो टिप है दोस्तों वो ये है कि आप जिस टेबल पर बैठे हुए हैं, नाइट में स्टडी करने के लिए नाइट लैंप का इस्तेमाल करिए। एक नाइट लैंप प्रॉपरली आपके पास में वहां टेबल पे होना चाहिए, ताकि आप एक्सेस लाइट को हटा करके सिर्फ अपनी बुक्स पर लाइट फोकस कर सकें, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम से कम हो। अगली जो हैबिट है दोस्तों वो ये है कि हम लोग जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो बैठ के कोशिश करते हैं पढ़ने की। यानी कि आप कोशिश करें कि आपकी सिटिंग पावर इंप्रूव हो। अंगद ने जिस तरह से पांव रख दिया था, उस तरह से आप भी, जो भी आपकी टेबल चेयर बैठ के पढ़ने की हैबिट है उस पर आइए और बैठ के लंबे से लंबा शॉट जो आप लगा सकते हैं, पढ़ाई को दे सकते हैं, वो आप दीजिए। दोस्तों, अगर सिटिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पा रही है, आप 4-5 घंटे लगातार नहीं बैठ के पढ़ पा रहे हैं, तो आपको हर 2 घंटे के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। यानी ब्रेक में पढ़ाई करिए। 2 घंटे पढ़िए, ब्रेक लीजिए, फिर 2 घंटे पढ़िए, फिर दोबारा ब्रेक लीजिए, और 2-2 घंटे के बाद 2-2 मिनट के बाद 2-2 घंटे के बाद 2-2 मिनट के लिए अपनी सीट से उठिए, थोड़ा घूम के वापस आइए और बैठ के पढ़ाई करिए। जी हाँ, जहां तक हो सकता है पढ़ाई के लिए बैठ के यानी सिटिंग पोजीशन का इस्तेमाल करें। बैठ के पढ़ने की हैबिट डालिए। मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो पढ़ते बैठे बैठे जब थक जाते हैं तो वो कुछ देर के लिए लेट जाते हैं, या फिर लेट के कमर सीधी करके पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, होगा ये कि जब आप लेट के पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ समय के बाद में नींद अनुभव करेंगे। नींद के चलते हुए आप लोग कोशिश, आपके मन में यह आएगा कि नहीं, मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, फिर मैं 2 मिनट बाद उठ के पढ़ लूंगा। वो 2 मिनट 10 मिनट में और आधा घंटा 2 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फिर जब आप उठेंगे तब आपको रियलाइज होगा, अरे पिछले 2 घंटे से मैं सो ही रहा था। तो सोते मतलब जब आप लेट के पढ़ेंगे तो उसका ड्रॉबैक ये होगा कि आपको नींद आएगी और आप जो टाइम है वो सोने में गंवा देंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि बैठ के पढ़ें, कमर सीधी रख के पढ़ें, यह सबसे बेस्ट पोस्चर होगा।
अगली चीज ये है दोस्तों, ऐसे भोजन के पदार्थ अवॉइड करिए जिससे नींद आती हो। फॉर एग्जाम्पल दही, अगर आप दही या आइसक्रीम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो स्लीप को, नींद को इंड्यूस करते हैं, नींद बढ़ जाती है, नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप बहुत ज्यादा या डेली दही ले रहे हैं तो आप स्लीपी फील करेंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि यार अब तो आधा घंटा सोना ही पड़ेगा। तो खाने में ऐसे पदार्थ को अवॉइड करें जिससे नींद आती हो, ताकि आप स्टडीज पर बेटर फोकस कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आखिर पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फिजिक्स की बुक में अगर कहीं से एक्सरसाइज चालू होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से पर्टिकुलर एक्सरसाइज मेरी चालू होती है और इस एक्सरसाइज में 60 क्वेश्चन है, लेट अस इमेजिन कि यहां पर 60 क्वेश्चन है। दोस्तों नीट के पेपर में हर क्वेश्चन को 1 मिनट में करना होता है, यानी आप इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को एज ए टेस्ट लीजिए। यानी आप ये मान के चलें कि इस 60 क्वेश्चंस को मुझे 60 मिनट में करना है, ये 1 घंटे का मेरा टेस्ट है, ये एक्सरसाइज नहीं है, यही पेपर है, ये नीट के पेपर में आ गया और यही चीज मुझे सॉल्व करनी है। आप हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर के लिए जो एक्सरसाइज आप करेंगे, चाहे वो आपके मॉड्यूल की हो, चाहे वो आपकी बुक्स की हो, चाहे आप कहीं से भी एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप पास्ट ईयर का पेपर लगा रहे हो, आप घर पे अपने स्टडी रूम में पढ़ते हैं तो टेक योर एक्सरसाइज एज ए टेस्ट। आपके सामने जो घड़ी है उस घड़ी में अलार्म सेट कर दीजिए, जो भी 60 मिनट या 45 मिनट का पेपर है उस पेपर के अकॉर्डिंग, अगर इसके अंदर 45 क्वेश्चंस हैं तो वो 45 मिनट का एक पेपर हो गया, और अगर मेरे पास में 60 मिनट है तो 60 मिनट का पेपर हो गया। अब इस पेपर को करते समय पीछे आंसर नहीं देखना है। जो हम 1-on-1 कर रहे थे, एक क्वेश्चन को किया पीछे देखा, एक क्वेश्चन को किया पीछे देखा, इसको सॉल्व करने का ये तरीका बंद कर दीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं अपने शब्द रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, पीछे आंसर नहीं देखना है। अपने इस हैबिट को बदलना है, पीछे आंसर नहीं देखना है। अगर हम पीछे आंसर नहीं देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है और एक्यूरेसी क्या है। देखिए कैसे पता चलेगा। आप एक काम करें, आप एक A4 पेज ले लीजिए और उस A4 पेज पे एक ग्रिड बना दीजिए, बॉक्सेस बना दीजिए, कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल और कुछ लाइंस वर्टिकल खींचिए। फॉर एग्जांपल 60 नंबर के क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है, तो 1 से 10 या 1 से 60 तक आप नंबर लिख लीजिए, 1 से 10 एंड 1 से 6, तो 60 ग्रिड बन जाएंगे। ये पेपर आपके OMR शीट की तरह एक्ट करेगा। अब आपने टाइमर सेट कर दिया है 1 घंटे का और आप पीछे नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को किया, उसको सॉल्व किया, दूसरे क्वेश्चन को किया, उसको सॉल्व किया, और इसी तरह से अगर मैं सॉल्व करता चला जाऊंगा, 1 घंटा जब पूरा हो जाए रुक जाइए। 40 सवाल हो तो भी रुक जाइए, 25 सवाल हो तो भी रुक जाइए। जरूरी नहीं है कि आपके 60 के 60 सवाल आप 1 घंटे में पूरा कर ही पाएंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस हुए उसको आप नोट कर लीजिए कि सर 60 क्वेश्चन में से 1 घंटे में मेरे से 25 सवाल होते हैं। यहां से आपको पता चलेगा आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्पीड क्या है। फिर जब आप उस पेपर के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं और आपने पाया कि मैंने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो हर एक को आप +4 -1 के हिसाब से ग्रेड करिए। आप जब अपनी टोटलिंग करेंगे तो पता चलेगा इतने नंबर के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने थे और मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने परसेंटेज मेरे बनते हैं। वहां से आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी। आपको न सिर्फ अपनी स्पीड पे काम करना बल्कि अपनी एक्यूरेसी पर भी काम करना है। तो इस तरह से अपने स्टडी पैटर्न को चेंज करिए, पीछे देखने की हैबिट हटा दीजिए और जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को स्पीडली सॉल्व करना है। हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज को एज ए टेस्ट टाइम के फ्रेम में सॉल्व करना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं फ्रेंड्स। आप नीट के पेपर में जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहां हजारों स्टूडेंट्स को अपने चारों तरफ पाएंगे। जब एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट इन इतने सारे स्टूडेंट्स को अपने सामने देखता है तो उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं, उसके हाथ से कलम छूटने लगती है, माथे पर पसीना आने लगता है और आते हुए क्वेश्चंस भी हम भूल जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। इस हड़बड़ाहट को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने डे टू डे डेली स्टडी पैटर्न पर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने स्टडी रूम में किसी एक्सरसाइज या किसी क्वेश्चन या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आप ये इमेजिन करें कि आप जिस टेबल पे बैठे हुए हैं उसके आगे एक मिरर है, पीछे एक मिरर है, इधर भी एक मिरर है, इधर भी एक मिरर है, चारों तरफ कांच लगे हुए हैं जिसमें अपन चेहरा देख सकते हैं। जब अपन अपने चारों तरफ कांच इमेजिन करेंगे, मिरर इमेजिन करेंगे, तो हमें हमारे रिफ्लेक्शंस उसमें दिखाई देंगे। आगे भी इन्फानाइट, पीछे भी इन्फानाइट, दाएं भी इन्फानाइट, बाएं भी इन्फानाइट, हमारे ही जैसे इन्फानाइट रिफ्लेक्शंस आप इमेजिन करें। ये कांच है नहीं, हमें इमेजिन करने हैं। जब आप
पढ़ाई करते करते ये इमेजिन करोगे कि मेरे ही जैसे इस तरफ इन्फिनाइट और इस तरफ इन्फिनाइट और इस तरफ और इस तरफ बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स उसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उस प्रेशर को फील कर पाओगे। जब अपन घर पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते उस प्रेशर को फील करने की आदत डाल देंगे, तो इतने 2 साल 1 साल की प्रिपरेशन के बाद वो प्रेशर हमें अब फील नहीं होगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको प्रेशर फील नहीं होगा। जब बाकी स्टूडेंट्स घबरा रहे होंगे आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है इस तरफ स्टूडेंट्स, इस तरफ स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स, पीछे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स आपके चारों तरफ। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप ऐसे ही इमेजिन करते करते पढ़ते हुए आए हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन से प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से अपने स्टडी के हैबिट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टिप यह है कि आप अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए। जो भी एग्जाम है उस एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है उस तरह से स्टडी को फोकस करिए। मैंने देखा है कि जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं वो फिजिक्स में HC वर्मा लगाते हैं। कई बार उनके टीचर्स उन्हें HC वर्मा लगाने की सलाह देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इरोडोव या फिनार या इस तरह की जो बुक्स, JD ली और जो रशियन ऑथर्स की बुक है वो भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में लगाते हैं। देखिए दोस्तों, नीट का पैटर्न ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। हमें उस किताब को सॉल्व करना है, उस प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करना है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। हाँ, आप थ्योरी के लिए HC वर्मा या केमिस्ट्री में थ्योरी के लिए JD ली या IL फिनार लगा सकते हैं, लेकिन ये बुक्स नीट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखी गई है। HC वर्मा के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मुट्ठी भर हैं। आप अगर HC वर्मा के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि HC वर्मा मैंने लगा दी तो नीट के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि HC वर्मा के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नीट में उस पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। थ्योरी के लिए आप जरूर लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप HC वर्मा जैसी बुक्स नीट में मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। दोस्तों, नीट में हर क्वेश्चन 1 मिनट में करना होता है। हम जेईई मेंस या जेईई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस को नीट में नहीं करें। यानी किसी भी क्वेश्चन को अगर 5 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है हमें सॉल्व करने में, मैं क्वेश्चन को 10 मिनट से लेके बैठा हूं, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, दूसरे क्वेश्चन पर आइए। ऐसा नहीं है कि हमें उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उस किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अटक गए तो आत्मसम्मान का विषय नहीं बनाइए, दूसरे क्वेश्चन पर आइए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो छोटे छोटे हैं। नीट में छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, है ना। जेईई और एडवांस और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें ज्यादा समय मत गवाइए दोस्तों। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टिप जो है वो है प्रैक्टिस रेगुलरली। आप 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि रेगुलर इंटरवल्स पर प्रैक्टिस करिए। जब भी अपन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो एक डे फिक्स कर लीजिए कि मैं हर फ्राइडे को एक पेपर सॉल्व करूंगा। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आप लंबे जो लेंथी टेस्ट होते हैं, जो 3 घंटे का पूरा पेपर है, उसे एक साथ सॉल्व करिए। आप ये डे फिक्स कर लीजिए कि मैं फ्राइडे या सैटरडे के दिन एक पेपर सॉल्व करूंगा ही करूंगा, और संडे को बाय डिफॉल्ट अगर मेरा कोचिंग में टेस्ट होता है तो उस पेपर को भी मैं वापस सॉल्व करूंगा। यानी लेंथी फुल टेस्ट के पेपर को वीक में 1 या 2 बार करना ही है, ताकि आपके एग्जाम्स देने की जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर रहे, वो परफेक्ट रहे। तो रेगुलर इंटरवल्स पर आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि स्टे अवे फ्रॉम गेस वर्क। मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो तुक्केबाजी ज्यादा करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उस क्वेश्चन पर आंख बंद करके मन को बहलाते हुए कि हाँ इसका आंसर ये आ जाएगा, मुझे समझ में आ गया। इस तरह से तब तक नहीं कहें जब तक आपको 100% क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाए। अगर आप श्योर हैं आपका आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो ही आप उस ऑप्शन के ऊपर टिक लगाएं। डोंट गो बाय गेस वर्क। हाँ, तुक्का लगाना जरूरी है, लेकिन सारे के सारे तुक्के लगाएंगे तो मार्क्स कैसे आएंगे? इसलिए ब्लाइंड शॉट्स या तुक्केबाजी या गेस वर्क को अवॉइड करिए, क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करें। अगला जो टिप है दोस्तों वो ये है, जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फिजिक्स, उसमें कॉन्सेप्ट को पकड़िए। कोई प्रॉब्लम क्यों है, उसका आंसर यही क्यों आया, फॉर्मूला यही क्यों लगा, यही केस कैसे बना, कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स पर आप ध्यान रखें और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझिए, उसके पीछे का रीजन समझिए। कोई भी फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स एक्सेलरेशन ही क्यों प्रोड्यूस करेगा, वेलोसिटी क्यों प्रोड्यूस नहीं करेगा, वेलोसिटी कैसे एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, एक्सेलरेशन कैसे फोर्स, हर चीज के पीछे का लॉजिक समझिए। इसकी
वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, पर्टिकुलरली फिजिक्स में जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, तो आपकी फॉर्मूला या जो मगज या जो रटने की टेंडेंसी है वो कम होती है, क्योंकि जो समझा हुआ क्वेश्चन होता है, समझा हुआ पार्ट या पोर्शन कॉन्सेप्ट होता है, उस पर आपको ज्यादा कोई फंसा नहीं सकता। आपको पता है कि ये चीज मैंने अच्छे से समझ रखी है। रटा हुआ आप भूल सकते हो, रटे हुए में कंफ्यूज हो सकते हो, ये फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला भूल गया। तो भूलना, रटना, इन सारी चीजों से अवॉइड करने के लिए समझना पे फोकस करिए प्लीज। फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। जिन टॉपिक्स पर आपकी कमांड कम है उन पर फोकस करें। हर साल नीट के पैटर्न में एक पर्टिकुलर चैप्टर में फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये पहले से पता होता है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 सवाल आएंगे, कैपेसिटेंस 2 सवाल आएंगे, ग्रेविटेशन 2 से 3 सवाल आएंगे, एनएलएम 1 सवाल 2 सवाल आएगा, फ्रिक्शन 1 सवाल 2 सवाल, एसएचएम 1 सवाल। इस तरह से 45 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपको पास्ट हिस्ट्री देख करके पता चल जाएगा। उससे आपको ये समझ में आएगा कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आता। जब आप प्रिपरेशन करते हैं या रिवीजन करते हैं, उन टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करिए जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं या ज्यादा नंबर में पूछे जाते हैं, है ना। जिन छोटे छोटे क्वेश्चंस या छोटे छोटे टॉपिक्स जिनमें मेरे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्का या दुक्का या नहीं आता है, उनको आप लास्ट रिवीजन में अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द टॉपिक्स फ्रॉम विच द मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूट दिस as per your subject with respect to all the subjects in all these 3 subjects. नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, मैंने देखा स्टूडेंट्स बहाने बनाते रह जाते हैं। आज से टाइम टेबल बना लिया है, कल से शुरू कर दूंगा, अभी तो मेरे घर में शादी है, वो मामा जी आने वाले हैं, अभी तो मैंने किताबें नहीं खरीदी, मैं एडमिशन लूंगा उसके 2 महीने बाद पढ़ूंगा, ये होगा वो होगा। हम हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज हमारे पास में रखते हैं। नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है, सर मैं आउट ऑफ स्टेशन था, आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की, सर घर पे जरूरी काम आ गया था, तुम 3 दिन से क्लास में नहीं आए, सर भाई की शादी थी। वी ऑलवेज हैव सम एक्सक्यूजेस विद अस। भाई साहब, बहाने बनाना बंद करो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बहाने बनाने बंद करो। आज से काम स्टार्ट करो। कोई नहीं आएगा तुम्हारा काम करने के लिए, तुम्हारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुमने लक्ष्य बना दिया है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो भैया खुद के लिए खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना आसान नहीं है, स्वयं की आहुति देनी पड़ती है, अपनी सारी इच्छाओं की, अपने सारे फ्रेंड्स की, अपने सारे जहां जहां डिस्ट्रैक्शंस है उन डिस्ट्रैक्शंस की, घर में कहीं जाना है, शादी ब्याह, छोटा मोटा जो भी घर के फंक्शंस हैं, आप हर चीज बड़ों पे डाल दीजिए और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। इसीलिए मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। स्वर्ग सबको जाना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है, तपस्या कोई नहीं करना चाहता है। सब सोचते हैं कि रेडीमेड मेरे पास में नॉलेज जो है वो टीचर से हमारे पास ट्रांसफर हो जाए। हम मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी आपको ही होगा, और अगर आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका फायदा भी आपको ही होगा। इसीलिए बहाने बनाना बंद करिए। ये मत सोचिए कि कल से करूंगा, ये मत सोचिए कि घर पे काम है। सबसे बड़ा काम खुद को पांव पे खड़ा करना है, अपने पेरेंट्स, अपने मां बाप के सपने पूरे करना है। उससे बड़ा काम इस जीवन में और कोई नहीं है। दूसरी चीज मैं और बता देता हूं दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारा वो स्तर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सारे के सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होता है। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया तो वो उन्हें भी समझ में नहीं आया होगा। ये मत सोचो कि नहीं ये क्वेश्चन सिर्फ मुझे समझ में नहीं आया, उनको समझ में आता है, वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनको समझ में आता है तो तुम भी समझ सकते हो, और अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो वो उनको भी समझ में नहीं आया होगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ स्पेशल है। हाँ, यह चीज जरूर है कि तुम जो है अगर मेहनत कर लोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। आज नहीं तो कल जरूर आने लगेगा। दोस्तों, जो टॉपर होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मंगल ग्रह से आते हैं, वो एलियन होते हैं, उनके पास में 4 हाथ और दिन में 48 घंटे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। उनके पास भी वही इंग्रेडिएंट्स, वही आइटम्स, वही रिसोर्सेस और वही समय, वही टाइम अवेलेबल है जो तुम्हारे पास में है। अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट रैंक 1 ला सकता है, 720 में से 720 ला सकता है, तो तुम क्यों नहीं ला सकते हो? अगर कोई स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट आ सकता है तो तुम क्यों नहीं आ सकते हो? वो स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट इसीलिए आया, वो स्टूडेंट 720 में से 720 इसीलिए लाया क्योंकि वो लाना चाहता था, वो फर्स्ट आना चाहता था। अगर तुम भी फर्स्ट आना चाहते हो तो तुम एफर्ट्स करो, तुम भी आ सकते हो, तुम्हें कौन रोक सकता है?
अगला मैंने देखा है दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास में आके बोलते हैं कि टीचर हमें क्लास में पढ़ाता है, हमें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब हम खुद करने बैठते हैं तो हमसे खुद से क्वेश्चन नहीं होते हैं, हमसे खुद से बाद में जब हम अकेले में पढ़ते हैं तो हमसे कुछ भी नहीं बनता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, और मैं आपको बता दूं, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको चिंता या डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से, उसी मजेदार, उसी नाव में हैं जैसे आप हैं। जो आपके साथ हो रहा है वो उनके साथ भी हो रहा है। अगर आप अटक रहे हो तो वो भी अटक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सब लोग जो है उनको पहले से फिजिक्स आती है या उनको पहले से केमिस्ट्री और बायो आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको स्ट्रांग रहना है, जो भी टीचर पढ़ाता है उसको घर पे आकर के दोबारा पढ़ना है, मेमोरी मैप्स बनाने हैं, आपको अपने हाथ से, अपनी खुद की हैंडराइटिंग से अपने नोट्स बनाने हैं, लाइन डायग्राम्स बनाने हैं। कोशिश करिए दोस्तों कि पूरा का पूरा चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो का हो, पूरा का पूरा चैप्टर एक पेज पे आ जाए। उस एक पेज के चैप्टर यानी कि सारे फॉर्मूलाज, पूरे चैप्टर को कंसाइज करके आप एक चैप्टर पर, एक पेज पे ले आओ, और आप जिस स्टडी रूम में पढ़ते हो उसकी एक दीवार फिजिक्स को डेडिकेट कर दो, एक दीवार केमिस्ट्री को डेडिकेट कर दो और एक दीवार बायो को डेडिकेट कर दो। फिजिक्स के चैप्टर लाइन वाइज चलते चले जाएंगे, सारे फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चैप्टर का एक पन्ने पे। मान लेते हैं कि 25 चैप्टर है तो 25 पेज पर पूरी फिजिक्स हो गई, एक दीवार पूरी की पूरी केमिस्ट्री के लिए, एक पूरी दीवार बायो के लिए। अब आप रिवाइज करिए। जैसे ही आप सुबह उठे, ब्रश कर रहे हैं, कांच के सामने या वॉश बेसिन पे मत जाइए, आप चैप्टर्स के आगे जो पन्ने आपने चिपका रखे हैं उन पन्नों के आगे खड़े होकर ब्रश करिए। आप चेंज कर रहे हैं तो आप जो है वो ड्रेसिंग रूम में मत जाइए, रेदर देन आप फॉर्मूलाज पढ़ते हुए चेंज करिए। आप खाना खा रहे हैं तो टीवी या अखबार के आगे बैठने की जगह आप उन शीट्स के आगे बैठ करके खाना खाइए। यानी उठते, बैठते, जागते, सोते उन पन्नों को, उन फॉर्मूला शीट्स को, उन मेमोरी मैप्स को देखो, सब्जेक्ट को रिवाइज करो। आप ये सोचो, इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा, इन दोनों रिएक्शंस का प्रोडक्ट ये बनेगा, मेरे पास में जेनेटिकली ये चीज होती है, जीन्स इसे, हर चीज के पीछे जो भी लॉजिक है उसको रिवाइज करते रहिए। टीचर ने एक चैप्टर पढ़ा दिया, उस चैप्टर को घर पे आके रिवाइज करिए। एक किताब से पढ़िए, दूसरी किताब से पढ़िए, तीसरी किताब से पढ़िए। पहले थ्योरी पढ़िए, फिर सॉल्यूशंस, सॉल्व एग्जांपल्स पढ़िए, फिर क्वेश्चंस करिए। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले करिए, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करिए, तीसरे तरह के जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको करिए। जहां अटक गए अपने टीचर की सहायता लीजिए। इसी तरह से करना है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई गुरु मंत्र है। भाई साहब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कैप्सूल्स नहीं आते हैं मार्केट में कि आप कैप्सूल ले लोगे और आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। वो टेक्नोलॉजी नहीं आई अभी तक कि पेन ड्राइव टीचर ने अपने दिमाग में निकाली, फाइल ट्रांसफर की, उसको निकाल के आपके दिमाग में लगा दिया, आप फिजिक्स एक्सपोर्ट हो गया, आपके दिमाग में जो है फिजिक्स जो है वो इंस्टॉल हो गई। नहीं, हम सब्जेक्ट्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। किसी चीज में बोरियत सी महसूस हो रही है, बोरियत को दूर भगाना पड़ेगा। आप जब तक अपने स्टडी पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप शिकायत करेंगे। आप जिस दिन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे, आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मुझे सब्जेक्ट नहीं आता है या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट भी आएगा, मार्क्स भी आएंगे, परफॉर्मेंस भी होगी। सिर्फ आपको अपने स्टडी पैटर्न पर फोकस करना है, अपने पढ़ाई करने के तरीके पर फोकस करना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। देखिए, सारा का सारा सब्जेक्ट एक दिन में डेवलप नहीं होगा, लेकिन रोज का थोड़ा थोड़ा डेवलप होगा। दूसरी चीज, जो गया हुआ समय वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर अपने पास 24 घंटे हैं और वो 24 घंटे में से 2 घंटे आपने वेस्ट कर दिए, 4 घंटे आप मूवी देखने चले गए, तो वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। आपके पास दीपावली की छुट्टियां मिली, आपने 7 दिन की दीपावली की छुट्टियां मिठाई में और खेलने में व्यस्त कर दी, तो वो छुट्टियां दोबारा नहीं मिलेगी। हर वो चीज जो आपको मिल रही है, उस रिसोर्स को, उस टाइम रिसोर्स को यूटिलाइज करिए। जो भी टाइम आपको मिलता है वो टाइम एक बार ही मिलता है, उसको यूटिलाइज करिए। उसमें डेली शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, अपना काम डेली करने की कोशिश करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको लीडिंग एज देंगे। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट में सिर्फ प्रैक्टिस का ही तो डिफरेंस होता है। ब्रिलियंट स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस की, थ्योरी की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आता है। वो थ्योरी को 4 बार रिवाइज करता है, नोट्स को 10 बार पढ़ता है, वो अपने लाइन डायग्राम्स बनाता है, ब्रेन मैप्स बनाता है, प्रैक्टिस करता है, पास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स करता है, डीपीपीस करता है, रेगुलर टेस्ट देता है, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट देता है। वो थ्योरी के जो क्वेश्चन है उन्हें करता है, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उन्हें देखता है, 10 तरह की बुक्स देखता है, टीचर से डाउट पूछता है। यही वो चीजें हैं, अगर वो आप करना शुरू कर दोगे तो आप भी उससे बेटर परफॉर्म करोगे, उसके इक्वल परफॉर्म करोगे, आप भी ब्रिलियंट और आप भी टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, मेरे पिछले 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जब एक स्टूडेंट
एडमिशन लेता है, नया नया कोचिंग क्लास से जुड़ता है, तो वो बहुत एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, इच्छा और ऊर्जा होती है। हर एक स्टूडेंट, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो या फिर टारगेट का हो, एट द मोमेंट व्हेन ही टेक्स एडमिशन इन अ कोचिंग क्लास, ही इज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी 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 एनर्जेटिक। वो अपने काम को बहुत अच्छा करना चाहता है। लेकिन जैसे 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 समय गुजरता है, हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है, हमारा जोश खत्म होने लगता है, हमारे एफर्ट्स में कमी आने शुरू हो जाती है, हम ढीले पड़ने लगते हैं, हमारी प्रिपरेशन जो है उसमें ढिलाई आ जाती है। कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने 4 महीने बाकी हैं, कोचिंग क्लास वाला करवाएगा, सिलेबस तो कोचिंग क्लास वाला करवाएगा, हमें क्या पड़ी है, हम आराम से करेंगे। धीरे 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 वो अपने टारगेट से हटना शुरू कर देता है। जिस समय क्लास में अटेंडेंस 100% चल रही होती है, धीरे धीरे अटेंडेंस 90%, 60%, 80%, 70%, 60% की ओर जाना शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स क्लास बंक करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं हम खुद कर लेंगे। तो ये चेंज ऑफ माइंडसेट आता है, और ये क्यों आता है उसको भी समझिए। शुरू शुरू में एक स्टूडेंट अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है, लेकिन जब उसका मुकाबला अपने ही जैसे लोगों से होता है और अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से होता है, तो उसके अंदर ये कंपैरिजन की फीलिंग आती है। उसके जो मार्क्स और उसके जो परफॉर्मेंस है वो एज पर एक्सपेक्टेशन से नहीं हो रही होती है। तो जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही होती है, जब मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते, जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे होते और घर वालों की तरफ से कंटिन्यूअस प्रेशर होता है, तो हम किसी को जब मुंह नहीं दिखा पाते हैं तो हम बचना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये क्या है। फिर ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बायो बहुत अच्छी लगती है, केमिस्ट्री ठीक ठाक है, फिजिक्स तो भैया सामने भी नहीं देखनी, हटाओ हमारी नजरों के सामने से। जब ऐसा होता है तो हम उस सब्जेक्ट में कम टाइम देते हैं, हमारे क्वेश्चंस, हमारे इंटरेस्ट, हमारी प्रैक्टिस सब डिफीट होने लगती है। तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? जब हम रिजल्ट तब आएंगे ना जब आपने उसको उतना अच्छे से पढ़ा होगा। जब हम किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे, हम उससे थोड़ा सा दूर भागना शुरू कर दिए, उसकी क्लासेस बंक करना शुरू कर दिए, तो हमारा परफॉर्मेंस कम होने लगता है। परफॉर्मेंस कम आता है, रैंक नीचे जाती है, तो लोगों के बीच में थोड़ी सी हंसी का पात्र, घर वालों की जो दबाव, उस वजह से हम थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लेना शुरू कर देते हैं। और तब आता है पेंडिंग। पेंडिंग क्या है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में जब एक स्टूडेंट काम करता है तो वो धीरे धीरे डिमोटिवेट होता चला जाता है। मैंने देखा है 99% स्टूडेंट्स जो है वो धीरे 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 डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस गिर रही होती है। मैं आपको बता दूं, ये आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस बढ़ रहा है, बर्डन बढ़ रहा है। पहले हमें एक चैप्टर पढ़ना था, हम आसानी से पढ़ पा रहे थे, अब हमें 25 चैप्टर पढ़ने हैं और 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ने हैं, 75 चैप्टर हमसे पढ़े नहीं जा रहे। हम एक पढ़ते हैं, टीचर आगे चला जाता है, और जो गैप क्रिएट होता है उसी को कहते हैं पेंडिंग। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में मैंने पर्सनली फील किया कि किसी भी स्टूडेंट का जो जानी दुश्मन है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है उसका पेंडिंग वर्क। जी हाँ, हम कोशिश ये करते हैं कि हम 2-3 किताबों से पढ़ लें, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम एक चैप्टर को तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक हम 2-3 किताबों से नहीं पढ़ लेते, तब हम मानते हैं कि मेरा वो चैप्टर पक्का हो गया। अब ये सब करने में लगता है समय, और उस समय में टीचर चला जाता है आगे, टीचर अगले चैप्टर पे चल रहा होता है, और हम घर पे पिछले ही चैप्टर को रिवाइज कर रहे होते हैं। उस चक्कर में टीचर जो क्लास में समझाता है, हमारा उस तरफ फोकस ही नहीं रहता है, क्योंकि हम घर पे जो पढ़ रहे हैं वो उस टीचर से 1 चैप्टर या 2 चैप्टर पीछे चल रहे हैं। पेंडिंग वर्क इकट्ठा हो गया, समय मिले, छुट्टी मिले तो हम उस पेंडिंग को कंप्लीट करें। और ये हर स्टूडेंट के साथ में होता है, हर सब्जेक्ट में होता है। जब आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेज करने की कोशिश करते हो, आप ये भी करना चाह रहे हो, वो भी करना चाह रहे हो, आप सब कुछ करना चाह रहे हो, तो पेंडिंग इकट्ठा हो जाता है और ये पेंडिंग कवर नहीं होता। पेंडिंग से बचने का एक तरीका, पेंडिंग से बचने का यह तरीका है कि पहली चीज, आप लिमिटेड रिसोर्सेज लगाइए। दूसरी चीज यह है कि मान लेते हैं कि आपका 1-2 चैप्टर छूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप घर पे वो पढ़िए जो क्लास में चल रहा है। जो भी टीचर क्लास में करवा रहा है, आप उसे घर पे पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीछे मत चलिए, आप बराबर चलिए, और अगर हो सकता है तो टीचर से 1 कदम आगे चलिए। आपको पता है कि मैं अभी एनएलएम खत्म करने वाला हूं, तो आप घर पे फ्रिक्शन पढ़िए। हो सकता है समझ में नहीं आएगा, लेकिन थ्योरी अगर आप कच्ची पक्की घर पे करके आएंगे और मैं अगले दिन यहां पर फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो आपको यह समझ में आएगा कि अच्छा,
ये चैप्टर कच्चा पक्का मैंने घर में कर लिया था, मुझे तो पता है, लेकिन अब टीचर ने समझाया तो क्लास में ही आपका वो चमक जाएगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाएगी। आप क्लास में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चल रहे हो। वो जो समझाने वाला है आप पहले ही समझ के क्लास में पहुंच जाइए। क्लासरूम में आपकी अंडरस्टैंडिंग डबल हो जाएगी। जब बाकी लोग पहली बार समझ रहे होंगे, आप उसी चैप्टर को दूसरी बार समझ रहे होंगे, क्योंकि एक बार तो आप पहले से घर पे करके आए हैं। जब आप टीचर से एक कदम आगे चलते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपको बेटर समझ में आना शुरू होता है। आप परफॉर्म या आप आंसर देने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब आप आंसर देते हैं और आपके आंसर सबसे पहले करेक्ट आते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। टीचर आपका नाम क्लास में रहता है। जब एक टीचर क्लास में एक स्टूडेंट का नाम लेता है, उसकी तारीफ करता है, उसके लिए तालियां बजवाता है, तो उस स्टूडेंट को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। वो स्टूडेंट ये सोचता है कि यार अगर इतना सा आंसर देने से मेरी क्लास के हर लोग मुझे जानना शुरू कर गए हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी तारीफें हो रही है, एप्रिशिएशन मिल रहा है, टीचर तारीफ कर रहा है, तो वो अगली बार और एफर्ट करता है। और ये चेन जो है ये स्टार्ट हो जाती है, एक ट्रिगर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जिससे आपकी परफॉर्मेंस दिन दुगनी रात चौगनी इंप्रूव करनी शुरू हो जाएगी और नीट के पेपर में आपके मार्क्स काम आएंगे, बढ़ेंगे। यानी ये छोटा सा काम, टीचर से एक दिन आगे चलने वाला जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त बेनिफिट दे सकता है। इसलिए आप टीचर से एक कदम आगे चलें। तो जब आप लोगों ने ये देख लिया कि बैकलॉग या पेंडिंग को कैसे हैंडल करना है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहां आता है वो आता है मोनोटोनिसिटी। हम सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोरियत महसूस करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप बायो पढ़ रहे हो और बायो पढ़ते पढ़ते सपोज बोर हो गए, या फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो क्या करें? हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, किताब को साइड में फेंक देते हैं और रेस्ट करना या थोड़ा छत पे टहलने के लिए निकल जाते हैं। रेदर देन आप सब्जेक्ट्स को स्विच करिए, ब्रेक द मोमेंटम। आपको लगा कि आप बोरियत सी महसूस हो रही है, उठिए, घूम के आइए, वापस बैठिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट बहुत पढ़ लिया, आज मैं और नहीं पढ़ सकता हूं, कोई बात नहीं, उस किताब को रखिए, घूम के आइए, वापस पढ़िए और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। तो ब्रेक द मोमेंटम, आपको मोमेंटम ब्रेक करना है, मोनोटोनिसिटी को ब्रेक करना है। देखिए, बोरियत तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, आपको नहीं तो किसी और को होगी। तो उस बोरियत से हटने या बचने का तरीका यही है कि अपन परमानेंटली किताब को फेंकने की जगह टेम्पररी फेंकें और सब्जेक्ट को स्विच द सब्जेक्ट, है ना, चेंज द मूड। बीच में गाना सुन लिए, थोड़ा घूम के आ गए, है ना, 5 मिनट कुछ और दूसरा काम कर लिया, अखबार पढ़ लिया। इस तरह से आप कुछ भी मोनोटोनिसिटी को ब्रेक करें ताकि वो सब्जेक्ट का जो फ्लेवर है वो आपके पास मिलता रहे। देखिए, बोरियत को ब्रेक करना बहुत जरूरी होगा। इंसेंटिव सिस्टम लेकर के आइए। दोस्तों, आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने लिए एक टारगेट बनाइए। टारगेट बनाइए कि मेरा अगर संडे तक इतना पोर्शन हो गया तो मैं अपने आप को 100 रुपीज दूंगा। या आप सिर्फ मेंटली इमेजिन करें, आप सिर्फ ये मेंटली इमेजिन करें कि मेरे पास अगर ये टारगेट इतने टाइम में मैंने अचीव कर लिया तो मुझे ये अप्रिशिएशन मिलेगा। खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट करिए। एक कागज का टुकड़ा लीजिए और उसके ऊपर 100 रुपीज लिख दीजिए। आपको असली नोट की भी जरूरत नहीं है। वो कागज का टुकड़ा एक गुल्लक में डाल दीजिए जब आपका वो टारगेट कंप्लीट हो जाए। और आप इसी तरह से हर बार जब टारगेट कंप्लीट हो तो उस गुल्लक में कुछ पैसे डालते चले जाइए जो जेन्युइन प्रैक्टिकल उसके अंदर हो। और ये इमेजिन करें कि आप अपने आप को इंसेंटिव्स दे रहे हो। दैट मीन्स आपको कोई पे नहीं करने वाला है, आपको पापा जी की पॉकेट से वो मनी नहीं निकालना है, लेकिन आपको यह सोचना है कि मैंने कितने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। क्यों? क्योंकि मैंने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। कुछ ऐसा आइडिया डेवलप करना है जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सके। तो वो आप इंसेंटिव बेसिस पर भी कर सकते हैं। खुद के लिए कुछ इंसेंटिव डिसाइड करिए कि अगर मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं खुद के लिए ये काम करूंगा, और वो काम आपको वर्चुअली करना है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि इस पृथ्वी पर केवल 3 ऐसे लोग हैं जो आपका सिलेक्शन चाहते हैं। एक आपके फादर पिताजी, एक आपकी मदर माताजी, और एक आप खुद। ये सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जो आपका सिलेक्शन चाहता है। इसीलिए आपको अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी है, और उनके लिए आपको बेस्ट रिजल्ट्स लेके आने।